हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन है। आप और हम मिलकर जो परिचर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ। देखिए साथियों, इसलिए पिछले वीडियो में हमने बताया समायोजन का अर्थ और कुसमायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। इसी प्रकार से हमने समझाया कि समायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, और उसी में हमने आपसे बातचीत की थी कि कुसमायोजन की कुछ स्थितियां हैं जिसमें हमने पढ़ा था तनाव, दबाव, दुश्चिंता, द्वंद्व और भग्नाशय कुंठा। आज हम कहें कि जब समायोजन कैसे स्थापित किया जाता है उसे ही कहा जाता है समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ। यानी हमारा जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, वो बिगड़े नहीं। हम ऐसे कौन से उपाय अपनाएं, उन उपायों को ही कहा जाता है रक्षात्मक युक्तियाँ। चाहे इसे ही कह दो समायोजन स्थापित करने वाले उपाय, या इसे ही कह सकते हैं कुसमायोजन को दूर करने के उपाय। एक ही बात है, कुसमायोजन को दूर करने के उपाय, या समायोजन स्थापित करने के उपाय, या समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ, वो तरीके, वो टेक्निक्स जो समायोजन की रक्षा करते हैं। तो इसको मुख्य रूप से साथियों सुविधा की दृष्टि से हम चार भागों में बांटेंगे, चार प्रकारों में बांटेंगे। जैसे प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति, इसी प्रकार से साथियों एक कैटेगरी होगी जिसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति। और तीसरा टाइप होगा जिसे कहा जाएगा साथियों क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति रक्षात्मक युक्ति, रक्षात्मक युक्ति, क्षतिपूर्ति रक्षात्मक युक्ति। और साथियों चौथा जो प्रकार होगा उसे कहा जाएगा, अगर हम देखते हैं, आक्रामक, आक्रामक रक्षात्मक युक्ति, आक्रामक रक्षात्मक युक्ति। इस प्रकार से देखिए साथियों, ये रक्षात्मक युक्तियों के चार कैटेगरी ले ली अपन ने। देखिए आप गाइड में देखेंगे तो ये टाइप्स नहीं देंगे और सीधा देखेंगे निम्नलिखित रक्षात्मक युक्तियां हैं, और 20-30 जो भी हैं वो इसी में दे देंगे सारे, 1 से लेकर 20 तक। लेकिन आपको ये समझना है कि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो पीछे के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके हमने ये चार कैटेगरी बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि साथियों प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति नहीं है, या पूछा था निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है, या पूछा जाता निम्न में से कौन सी अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति कौन कौन सी है, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति कौन सी है, क्षतिपूर्ति रक्षात्मक युक्ति कौन सी है, और आक्रामक रक्षात्मक युक्ति कौन सी है। खास तौर से ये दोनों तो ध्यान होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति। आज हम सबसे पहले क्या आते हैं, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति। तो प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों की बात करते हैं साथियों। अब आपको ये समझना है प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति होती क्या है। देखिए प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति हम उन उपायों को, उन तरीकों को मानेंगे जब व्यक्ति कुसमायोजित होने वाला है या कुसमायोजित हो चुका है, तब वह अपना समायोजन स्थापित करने के लिए, क्या स्थापित करने के लिए साथियों, समायोजन स्थापित करने के लिए तर्क का सहारा लेता है, अर्थात विवेक का सहारा लेता है। तर्क या विवेक द्वारा क्या करता है साथियों, समायोजन स्थापित करता है, समायोजन स्थापित करता है। तो ऐसे उपायों या तरीकों को प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति
या उपाय कहा जाता है, युक्ति या उपाय कहा जाता है। आपको क्या समझना है साथियों? प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति क्या है? हमें समायोजन को स्थापित करना है, और समायोजन के स्थापित करने में हम किसका सहारा ले रहे हैं? तर्क का या विवेक का सहारा ले रहे हैं। तर्क और विवेक के द्वारा हम समायोजन स्थापित करते हैं। तो ऐसे टेक्निक्स, ऐसे उपायों को हम प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति कहते हैं। और प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति अपना रहे हैं तो जैसे हमने मन की 3 अवस्थाएं मानी है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो देखना, जब भी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति अपनाते हैं तो चेतन मन क्रियाशील होता है। हम ये कहेंगे चेतन मन के द्वारा, यूं भी कह सकते हैं चेतन मन के द्वारा जो टेक्निक समायोजन के स्थापित करने में जो टेक्निक्स अपनाते हैं, तो वो साथियों कौन सी थी? प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति। इसका किस प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति का संबंध किस मन से है? चेतन मन से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति का संबंध किस मन से है? चेतन मन से। आपसे पूछा जाता है कि तर्क और विवेक के द्वारा समायोजन स्थापित किया जाता है किन तकनीकों में या किस युक्तियों में? प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति में। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वापस आते हैं साथियों, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति कौन कौन सी है? आपको ध्यान ये रखना है, जब भी कोई व्यक्ति समायोजन स्थापित करता है तो वह कौन सी टेक्निक अपनाएगा, ये डिपेंड उस व्यक्ति पे करता है। वो इनमें से किसी भी युक्ति को अपना रहा होता है अपने समायोजन में। हम देखते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइम पे अलग अलग युक्तियों को अपना रहे होते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति में साथियों एक आता है सबसे पहला बाधाओं का निवारण, बाधा निवारण। रिमूव किया जाता है किसको? जो बैरियर्स होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है, उनका निवारण किया जाता है। यानी जो बाधा है, देखिए मैं आपको ये समझाऊं, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, अब यह अपनी कुछ डिजायर, अपनी इच्छा या कोई अपनी आवश्यकता पूरी करना चाहता है, लेकिन यह इस आवश्यकता या इच्छा को इसलिए पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि इसके मार्ग में कोई ना कोई बैरियर है, कोई ना कोई बाधा है। तो बाधाओं का निवारण उपाय क्या कहता है कि भाई व्यक्ति, तेरी आवश्यकता इसलिए पूरी नहीं हो रही है कि तेरे मार्ग में, तेरे रास्ते में ये बाधा उपस्थित हो रही है, तो इस बाधा को ही हटा दे, इस बाधा को हटा दे। अगर इस बाधा को रिमूव कर देगा, हटा देगा, तो तेरी यह आवश्यकता पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जैसे ही आवश्यकता पूरी हो जाएगी, व्यक्ति क्या हो जाएगा साथियों? संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और संतुष्ट हो जाएगा तो साथियों उसका व्यवहार क्या रहेगा? सामान्य होगा, सामान्य व्यवहार होगा। और सामान्य व्यवहार है तो व्यक्ति क्या है? समायोजित है, समायोजित है। क्योंकि हमने जब समायोजन की डेफिनेशन निकाली थी तब हमने कहा था व्यक्ति और व्यक्ति की आवश्यकताओं और परिस्थितियों, यानी वातावरण, व्यक्ति की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के बीच में अगर तालमेल स्थापित हो जाता है, तालमेल स्थापित हो जाता है, तो उस तालमेल को या सामंजस्य को या संतुलन को हमने क्या कहा था साथियों? समायोजन कहा था। जैसे ही, या सरल भाषा में कहा जाए साथियों, जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, तो उस संतुष्टि के भाव को हम क्या कहेंगे साथियों? समायोजन कहेंगे। तो यहां पर जो आवश्यकता थी, जो बाधा थी, उस बाधा की वजह से आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी व्यक्ति की, इसलिए उस बाधा को ही हटा दिया, इसलिए अब वो आवश्यकता पूरी हो गई। तो इसके लिए कई बार एक लोकोक्ति आती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
यानी बांसुरी तो तब बजती है जब बांस होता है, अब बांस को ही खत्म कर दो तो बांसुरी नहीं बजेगी। इसलिए इसे इस रूप में भी साथियों कह देते हैं, जो कॉलेज बॉय होते हैं, आपने देखा होगा, खैर ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कॉलेज बॉय होते हैं साथियों, कॉलेज बॉय क्या करते हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन उस लड़की के आसपास कोई दूसरा लड़का रहता है। अब ये ए लड़का था, इस लड़की को पसंद करता है, लेकिन इस लड़की के आसपास ये बी रहता है, तो ये क्या करेगा, इसके अपने दोस्तों से बातचीत करेगा कि यार ये लड़की मुझे पसंद है, लेकिन यार ये लड़का इसके आसपास मंडराता रहता है, तो इसके दोस्त कहेंगे इसकी फिटनेस कर देते हैं भाई, तेरे रास्ते में ये बाधा बन रहा है, इसकी पिटाई कर देते हैं, जब ये दूर हो जाएगा लड़की तो लड़की के पास तू चला जाएगा। यानी जब तेरी इसकी वजह से ये लड़की तेरे पास नहीं आ रही है तो इस बाधा को ही हटा दे। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी साथियों बाहुबली इसी रास्ते को अपनाते हैं। जैसे जब ये लगता है कि इस पॉलिटिशियन की वजह से, इस नेता की वजह से मैं नहीं जीत पाता हूं, तो बदमाश टाइप के बाहुबली अपराधी पृष्ठभूमि के नेता क्या करते हैं, उस लोकप्रिय नेता को रास्ते से हटा देते हैं अथवा मरवा देते हैं। तो इस प्रकार की जो आवश्यकता है, इस प्रकार से जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको कहा जाता है बाधाओं का निवारण, यानी बाधाओं को हटाना। इसी प्रकार से साथियों दूसरा लेके चलते हैं, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया बाधाओं का निवारण किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है। इसी प्रकार से साथियों कई बार व्यक्ति क्या करता है, अन्य मार्ग अपनाना, अन्य मार्ग अपनाना या अन्य विकल्प अपनाना, अन्य मार्ग अपनाना। अब इसमें क्या होता है साथियों कि आपकी कोई इच्छा थी, आपका कोई लक्ष्य था, व्यक्ति का कोई लक्ष्य था, उस लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरीके से वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो अब भी व्यक्ति लक्ष्य अपना वो का वो ही रखेगा। ध्यान रखना इसमें लक्ष्य नहीं बदल रहा है, लेकिन अब वह लक्ष्य का मार्ग बदल लेगा, लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका बदल लेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बदल लेगा। क्या बदलेगा? तरीका। लक्ष्य वो का वही रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल पे तौर पे कहूं, एक बच्चा है अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा है या आम के पेड़ के नीचे खड़ा है और वह आम खाना चाहता है। उसका लक्ष्य क्या है? आम प्राप्त करना। आम प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। बच्चा पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ नहीं पाता है। रास्ता क्या अपनाया? पेड़ पर चढ़कर तोड़ना, लेकिन बच्चा पेड़ पे नहीं चढ़ पाया। कुछ समय बाद में वो पास में देखता है एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई होती है, स्टिक पड़ी हुई होती है, वो उसको उठाता है और नीचे खड़ा ही उस आम के स्टिक की मारता है। आम टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, बच्चा उठाकर आम को खा लेता है। तो बच्चे ने क्या किया? पहले भी उसका लक्ष्य था आम प्राप्त करना, अब भी उसका लक्ष्य है आम प्राप्त करना। तो उसने क्या किया? जब पेड़ पे नहीं चढ़ पाया तो इस तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका क्या अपनाया कि उसने स्टिक से उस आम को प्राप्त कर लिया। ध्यान रखना साथियों, यहां पर लक्ष्य नहीं बदला जाता, लक्ष्य वही रहता है, बस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरीका बदल जाता है। इसके लिए हमारी एक गांव में कहावत है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। अर्थात आप इसका एग्जाम्पल को इस रूप में भी देख सकते हैं। एक बालक है, कठिन मेहनत करने के बाद भी परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो अगली बार वह चीटिंग करके यानी नकल करके परीक्षा को पास कर लेता है।
तो पहले भी उसका लक्ष्य क्या था? परीक्षा को पास करना, लेकिन उसने मार्ग कौन सा अपनाया था? कठिन मेहनत, लेकिन उससे भी वो पास नहीं हो पाया, तो अब उसने क्या कर लिया? चीटिंग कर ली, नकल कर ली, नकल करके पास हो गया। उसका लक्ष्य क्या था? पास होना, चाहे सीधी तरीके से नहीं तो गलत तरीके से। तो ये आता है साथिया, इसे कहा जाता है अन्य मार्ग को अपनाना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अन्य मार्ग अपनाना या दूसरा विकल्प अपनाना किस प्रकार का रक्षात्मक युक्ति है साथियों? यह रक्षात्मक युक्ति है प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति। इसी प्रकार से साथियों तीसरे प्रकार की रक्षात्मक युक्ति आती है, जिसे कहा जाता है लक्ष्य का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, लक्ष्य का प्रतिस्थापन क्या है साथियों? सरल भाषा में कहूं साथियों, लक्ष्य को बदल लेना, लक्ष्य को बदल लेना। देखिए इसमें अंतर है, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे। अन्य मार्ग अपनाने में क्या था? लक्ष्य वही रहेगा, लक्ष्य नहीं बदलेगा। बदलेगा, बदलेगा तो क्या? मार्ग या तरीका बदलेगा, तरीका बदलेगा। लेकिन लक्ष्य का प्रतिस्थापन में क्या है? लक्ष्य ही बदल लिया जाएगा। अब कोई बच्चा क्या करता है? ट्राई करता है, यह बच्चे का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो ट्राई करता है, लक्ष्य नहीं मिलता है, दूसरा तरीका भी अपना लेता है, फिर भी लक्ष्य नहीं मिलता है। यानी हमने कई तरीकों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की, फिर भी लक्ष्य नहीं मिला, तो बच्चा क्या करता है? इस लक्ष्य को छोड़ देता है और इसकी बजाय कोई दूसरा लक्ष्य बना लेता है और इस दूसरे लक्ष्य को वह प्राप्त कर लेता है, और इस दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करके बच्चा संतुष्ट हो जाता है, यानी समायोजित हो जाता है, समायोजित हो जाता है। लेकिन अगर इस लक्ष्य को वह बनाए रखता और इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता और दूसरा लक्ष्य वह बनाता नहीं, तो वह हमेशा कुसमायोजित रहता। तो अपना समायोजन स्थापित करने के लिए क्या किया? इस लक्ष्य को ही छोड़ दिया, इस आवश्यकता को ही भूल गया, इस इच्छा को ही खत्म कर लिया, इसके जगह अपना दूसरा लक्ष्य बना लिया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, एक बालक है, आईएएस बनना चाहता है, आईएएस की उसने प्रिपरेशन की, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाया। एक दो ट्राई के बाद में उसने क्या किया? आईएएस की बजाय स्टेट सर्विस, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवा होती है, आरएस का एग्जाम दिया और आरएस बन गया। अब वह खुश है, संतुष्ट है। उसने क्या किया? आईएएस के लक्ष्य को उसके लगभग या उससे थोड़ा नीचे का लक्ष्य बना लिया। इसी प्रकार से एक बंदा आरएस की तैयारी करता है और नहीं बन पाता है, फिर वह कॉलेज लेक्चरर की को लक्ष्य बनाता है और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है। ध्यान रखना साथियों, लक्ष्य के प्रतिस्थापन में क्या है? जिस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके जैसा ही या उससे थोड़ा छोटा लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो यह कहलाएगा साथियों लक्ष्य का प्रतिस्थापन। इस प्रकार से देखिए साथियों, हम उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, लक्ष्य को बदल लेना, यह भी किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है साथियों? यह भी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है। चौथी है आपकी इसी प्रकार से, ये सिंपल है, व्याख्या एवं निर्णय। इस व्याख्या एवं निर्णय या विश्लेषण एवं निर्णय, विश्लेषण एवं निर्णय कह सकते हो, व्याख्या एवं निर्णय। देखिए ये रक्षात्मक युक्ति कब अपनाई जाती है? जब व्यक्ति द्वंद्व में होता है, कॉन्फ्लिक्ट में होता है, अंतर्द्वंद में होता है, दो चीजें उसके सामने हैं और वह निर्णय नहीं कर पाता है, तो यहां पर उस व्यक्ति को या उस बालक को सबसे पहले अपनी समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। जब अपनी समस्या का विश्लेषण करेगा
तो उसे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अर्थात वह निर्णय लेने की स्थिति में आएगा। यानी उस समस्या का, उस प्रॉब्लम की पहले व्याख्या करे, विश्लेषण करे। जब उस समस्या का विश्लेषण करता है तो वह निर्णय लेने की स्थिति में आता है। जैसे वो निर्णय लेता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और जैसे ही द्वंद्व समाप्त होता है वह संतुष्ट हो जाता है, अर्थात समायोजित हो जाता है। इसमें कोई एग्जाम्पल आपका बनेगा नहीं साथियों। आपसे एग्जाम्पल बनेगा तो उसे द्वंद्व की स्थिति में डालेगा, और आप एक द्वंद्व की स्थिति में डालने के बाद में वह निर्णय ले रहा है तो किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति को अपना रहा है, तो विश्लेषण एवं निर्णय की रक्षात्मक युक्ति। और यह रक्षात्मक युक्ति भी साथियों कैसी है? प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है। इसी प्रकार से साथियों लेते हैं अपन पांचवें प्रकार की रक्षात्मक युक्ति, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति, जिसे कहेंगे अवधान प्राप्ति, अटेंशन खींचना, अवधान प्राप्ति। अवधान प्राप्ति क्या है साथियों? ध्यान खींचना, सरल भाषा में ध्यान खींचना। ध्यान खींचना, ये ध्यान खींचना क्या है? यानी व्यक्ति या कुछ बालक ऐसा चाहते हैं कि लोग मेरे ऊपर ध्यान दें, और लोग उनके ऊपर ध्यान देते नहीं, तो अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता है। और खास तौर से जो प्रॉब्लमेटिक बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, या बाल अपराधी बालक होते हैं, वो इस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति को ज्यादा अपनाते हैं। या जिस बच्चे को अपने माता पिता का स्नेह नहीं मिलता है, तो अपने माता पिता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे माता पिता उनके ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा है, उसके छोटा बहन भाई हो गया है, अब माता पिता उस छोटे बहन भाई को ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो बच्चा बड़ा हो चुका है, करीब 4 साल का हो गया है, अब उसे बिस्तर गीला नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जानबूझकर बिस्तर को गीला कर देता है। फिर मम्मी पापा उसे डांटते हैं, बेटा आप बिस्तर गीला मत किया करो, ये मत किया करो, तो उसे अच्छा लगता है। उसे बिस्तर गीला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर बिस्तर को गीला करता है, अर्थात उस पर बाथरूम कर देता है, मूत्र का विसर्जन कर देता है, कि जिससे कि माता पिता का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हो। इसी प्रकार से जो ऐसे बच्चे जिनके माँ या बाप मर गए हैं, यानी सौतेला पिता है या सौतेली माँ है, अब सौतेली पिता या सौतेली माँ उन बच्चों को वो प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों की पिटाई कर देते हैं। वो समाज का, लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी साथियों एग्जाम्पल आए जिसमें कोई व्यक्ति ध्यान को खींचने का प्रयास कर रहा है, किसी की पिटाई कर रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, किसी वस्तु को तोड़ रहा है, किसी रूल को तोड़ रहा है, तो वो अवधान प्राप्ति कर रहा है, लोगों का ध्यान खींच रहा है, और ऐसा ध्यान खींचकर वह खुश होता है। जैसे मैं कहूं, जो बच्चे बदमाश होते हैं, वो विद्यालय की किसी सामान को तोड़ दिया, तो प्रेयर के टाइम पे उस बच्चे को सबके सामने धमकाया जाता है। धमकाने के बाद में उसके दोस्त कहते हैं, यार तेरी तो सबके सामने बेइज्जती कर दी गुरुजी ने, सर ने। तो वो बच्चा क्या कहेगा, अरे क्या हो गया, पूरा स्कूल जान गया मेरे को। खुश होता है वो, उसे ये नहीं कि लोगों के सामने तेरी बेइज्जती हुई है, वो तो इस बात में खुश है कि आज तुझे पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल जान गया। तो ये साथियों अटेंशन है, अटेंशन लेने का है अवधान प्राप्ति। ये भी किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है साथियों? प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है। इसी प्रकार से साथियों एक आएगी आपकी, इसी प्रकार से देखते हैं साथियों, एक होता है प्राथमिक आवश्यकताओं
जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक आवश्यकताओं में परिवर्तन करना, ये आपको साथियों बहुत कम बुक्स में मिलेगा। आपकी जो आवश्यकताएं थी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को छोड़कर आपने दूसरे नंबर की आवश्यकता को महत्व दे दिया, और ऐसा करके अगर आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो वह प्राथमिक आवश्यकताओं में परिवर्तन की रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई महिला है, वह हार खरीदना चाहती है, सोने का, स्वर्ण का, गोल्ड का हार खरीदना चाहती है, और मान लीजिए वो हार 50,000 रुपए का आएगा। उसके पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, और वह सोचती है 1-2 दिन में मैं ये गोल्ड का नेकलेस खरीद लूंगी। लेकिन इतने में उसकी मदर बीमार हो जाती है, और उसकी मदर का ऑपरेशन करना होता है, जिसमें करीब 50,000 रुपए खर्चा आएगा। तो उसकी पहली आवश्यकता क्या थी? प्राथमिक आवश्यकता की गोल्ड का नेकलेस। लेकिन अब उसे मदर का क्या कराना है? इलाज कराना है, ऑपरेशन करवाना अपनी मदर का। तो वह इस प्राथमिक आवश्यकता को तो चेंज कर देती है, और अपनी प्राथमिक आवश्यकता का परिवर्तन करके वह दूसरे नंबर की आवश्यकता, अब उसके लिए ज्यादा जरूरी आवश्यकता क्या होगी? है मां का इलाज। इसलिए प्राथमिक आवश्यकता को उसने बदल दिया। प्राथमिक आवश्यकता के स्थान पर ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होगी? मां का इलाज। इसलिए साथियों, इस रक्षात्मक युक्ति को इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया जाए कि एक व्यक्ति है, मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, लेकिन उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब वह मोटरसाइकिल खरीदने का विचार छोड़ देता है और अपने बच्चे का इलाज करवाता है। किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति अपना रहा है? तो आएगा प्राथमिक आवश्यकताओं में परिवर्तन की रक्षात्मक युक्ति। और यह रक्षात्मक युक्ति साथियों किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति। साथियों, केवल आपको ये 6 प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति याद करनी है। न तो आपको अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति याद करनी है, न क्षतिपूर्ति की याद करनी है, न ही आपको आक्रामक रक्षात्मक युक्ति याद करनी है। इस 6 से आपका काम कैसे चल जाएगा मैं बताता हूं। अगर प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है पूछा जाए प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है, तो इन 6 में से कोई एक आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगी। लिख के दे रहा हूं, 100% लिख के दे रहा हूं। जब पूछा जाए निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है, तो इन 6 में से कोई एक आपके ऑप्शन में मिलेगी, वही आपका आंसर बन जाएगी। अगर प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति नहीं है पूछा जाए, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तो साथियों इन 6 में से कोई 3 आपके क्वेश्चन में मिलेंगी। इन 6 में से कोई 3 मिलेंगी, उन 3 को छांट लेना, जो बच गई एक वही आपका आंसर बन जाएगी। तो आपको अगर प्रश्न आता प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है, निम्न से प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तो केवल आपको ये 6 कंठस्थ करनी है, आपको बन जाएगा। हाँ, ये दूसरी बात है, जब अप्रत्यक्ष रक्षित नहीं हो, पूछा दमन का एग्जाम्पल दे दे और पूछ ले ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। इसी प्रकार आज औचित्य स्थापन आपको एग्जाम्पल दे देगा और फिर कहेगा कि ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है, वो मैटर अलग है, उसको तो हमें एक एक को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर की फ्रेम में क्वेश्चन आता है निम्न में से प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है पूछा जाए, तो इन 6 में से कोई एक मिलेगी। और अगर याद है प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति नहीं है पूछा जाए, तो इन 6 में से 3 तो आपके क्वेश्चन में मिलेगी, और उन 3 के अतिरिक्त जो है वही आपका आंसर बन जाएगी। कल साथियों हम पढ़ेंगे समायोजन की अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं अजय जखराना आपसे फिर मिलेंगे, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहे हो तो YouTube चैनल के ऊपर YouTube पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।